दोस्तों नमस्कार। मैं रविंद्र वाजपेयी जनमत के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के दौरान दिए जा रहे मुफ्त उपहारों के वायदों पर टिप्पणी की। उसने सरकार से भी पूछा कि इस दिशा में वो क्या प्रयास कर रही है, और सरकार की तरफ से एक बार फिर गेंद जो है चुनाव आयोग के पाले में सरका दी गई। इस दौरान अदालत में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल भी थे। अदालत ने उनसे भी पूछा कि उनकी क्या राय है, तो उन्होंने भी इस बारे में एक गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि ऐसा करना राजनीतिक दलों के लिए बड़ा मुश्किल होगा और सरकार भी इसमें कुछ करेगी, इसमें संदेह है। लेकिन राजनीतिक नेता के रूप में कपिल सिब्बल का ऐसा कहना नितांत स्वाभाविक है। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने भी इस देश में शॉर्टकट की राजनीति और जो मुफ्तखोरी की संस्कृति हमारी चुनावी राजनीति में पनप रही है उस पर टिप्पणी की थी, और उस पर धीरे धीरे विराम लगाने की कोशिश करते हुए ये चेतावनी भी दी थी कि शॉर्टकट की राजनीति से कहीं शॉर्ट सर्किट की स्थिति ना बन जाए। बहरहाल अभी ताज़ा तरीन मामला जो है वो पंजाब का है। पंजाब में जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव अभियान शुरू किया तो उसने दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त बिजली का वायदा मतदाताओं से किया था, और 1 जुलाई से प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा करके इस बात का ऐलान किया कि उसने अपना चुनावी वायदा जो मतदाताओं से किया था वो पूरा कर दिखाया। साथ ही 31 दिसंबर के पहले के जो बिजली बिल थे उन्हें भी माफ़ करने की बात कही गई है। किंतु उसके इस ऐलान में एक पेच फंस गया, और पेच इस तरह का है कि पंजाब सरकार ने जो मुफ्त बिजली की घोषणा की 300 यूनिट प्रति माह, उसमें जो एक शर्त है कि 600 यूनिट से ज़्यादा अगर आपने उपयोग कर लिया 2 माह में, तो जो वंचित तबके के लोग हैं उनको तो कहा गया कि उन्हें जो अतिरिक्त उन्होंने उपभोग किया है उसके ही पैसे देने पड़ेंगे, किंतु जो सामान्य उपभोक्ता है उसे पूरे बिजली के जो उसने जलाई है उसके पैसे देने पड़ेंगे। देखिए, इसके साथ ही इस छूट को वर्गीकृत कर दिया गया। मसलन जो शासकीय कर्मचारी हैं उसमें 4th श्रेणी के कर्मचारी ही इस बिजली छूट के पात्र होंगे। समाज का अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग इसमें शामिल होगा। राजनीतिक नेताओं को इसे छूट से मुक्त रखा गया है, और वे सरकारी कर्मचारी 4th श्रेणी में भी जिनकी तनख्वाह 10,000 से ज़्यादा होगी वे इस छूट से अपात्र हो जाएंगे। और वो गरीब लोग जिनके घर में बिजली का जो मीटर है उसका लोड यदि 1 किलोवाट से ज़्यादा होगा तो भी वो इस छूट के अपात्र हो जाएंगे। साथ ही बहुत सारी और उसमें शर्तें जोड़ दी गई कि जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं या अन्य गरीब लोग हैं उनकी छत के नीचे यदि उनके रिश्तेदार रहते होंगे वे इस छूट के पात्र नहीं होंगे, वगैरह वगैरह। इस तरह की कई शर्तें जोड़ते हुए एक बहुत बड़े तबके को मुफ्त बिजली के आश्वासन से बाहर कर दिया गया। इसे लेकर के अकाली दल ने आम आदमी पार्टी पर वायदा खिलाफी का आरोप भी लगा दिया। प्रश्न ये है कि आम आदमी पार्टी का जो चुनाव घोषणा पत्र था, क्या उसमें मुफ्त बिजली के बारे में इस तरह की शर्तें थीं? यदि थीं तब तो अकाली दल की आपत्ति और एतराज़ वो जो है बेअसर हो जाता है। किंतु यदि आम आदमी पार्टी ने केवल यह कहा था कि वो पंजाब के लोगों को 300 यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त देगी, तब फिर इस तरह की शर्तें लगाना या इसको कैटेगराइज करना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक राजनीतिक चालबाजी है, चालाकी है और धोखेबाजी भी है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है, यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से पंजाब की सरकार पर या वहाँ के जो खजाने पर जो कर्ज है लाखों करोड़ रुपए का, उस कर्ज को देखते हुए पंजाब की सरकार और आगे ज़्यादा बोझ देने की स्थिति में नहीं है। और ये बात केवल पंजाब पर लागू नहीं होती है अपितु देश के अन्य राज्यों पर भी लागू होती है। इसके साथ ही धीरे धीरे जो मुफ्त खाद्यान्न योजना केंद्र के साथ साथ अनेक राज्य सरकारें भी चला रही हैं, उनकी उपयोगिता, उनकी सार्थकता और उनके भविष्य पर भी ये प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। इस साल देश में खाद्यान्न का उत्पादन घटा है। सरकार जो खरीदी करती है अपने भंडारण के लिए, उस क्रय में भी कमी आई है। और ये भी देखने में आया है कि हमारी जो खेती का रकबा है वो साल दर साल घटता चला जा रहा है। ऐसे में जबकि एक वैश्विक मंदी की आहट हम सबको परेशान कर रही है,
कोरोना का जो प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा था वो भी अभी बदस्तूर कायम है। और ऐसे में पंजाब सरकार ने अपने मतदाताओं को किए गए वायदों को पूरा करने के लिए जो कदम उठाया, तो एक राजनीतिक ईमानदारी की दृष्टि से कहा जाए तो ये एक सराहनीय कदम है कि राजनीतिक दल ने चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं से जो वायदा किया था, वचन दिया था, उसे उसने पूरा किया। किंतु उसके साथ जो शर्तें जोड़ी गईं भगवंत सिंह मान सरकार द्वारा, तो उसमें फिर ये कहा जा सकता है कि ये एक तरह का छलावा है। और पंजाब की जनता को ये लगता था कि दिल्ली की तर्ज पर समाज के प्रत्येक वर्ग को जो बिजली उपभोक्ता है उसे 300 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त मिल जाएगी यदि उसके बिजली का बिल इतने तक ही सीमित रहता है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने इस छूट को जिस तरह से जारी रखा उससे उसकी विश्वसनीयता बढ़ी। किंतु अब ऐसा लग रहा है कि पंजाब में जो भगवंत सिंह मान की सरकार थी वो लोगों को आसमानी ख्वाब दिखा करके सत्ता में तो आ गई, किंतु बीते कुछ माह के भीतर ही पंजाब की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और कानून व्यवस्था की स्थिति में जिस तरह बिगाड़ आ रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली जैसे महानगरीय क्षेत्र की सत्ता चलाने के बाद पंजाब जैसे एक राज्य की सत्ता में आने पर आम आदमी पार्टी को व्यवहारिक दृष्टि से जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उसमें सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो है वहाँ नेतृत्व का संकट। भगवंत सिंह मान को आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था और उसके हिसाब से जब पार्टी को भारी बहुमत मिला तो उसने बिना किसी राग लपेट के उनकी ताजपोशी बतौर मुख्यमंत्री करवा दी। यहाँ तक तो ठीक था, किंतु अब ऐसा लग रहा है कि भगवंत सिंह मान धीरे धीरे प्रशासन पर और समाज पर भी अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं। पंजाब की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही है और वहाँ जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, और उससे भी संगीन बात यह है कि जिस तरह से वहाँ खालिस्तानी आंदोलन सिर उठाने लगा है। अभी बीते दिनों एक वारदात हुई थी वहाँ एक हिंदू मंदिर पर हमले की, उसे बार बार दोहराने की कोशिश भी की जा रही है। इसके अलावा जो वहाँ खालिस्तानी ताकतें हैं, अभी बीच में जो एक उपचुनाव कट्टरपंथी खालिस्तानी नेता सिमरनजीत सिंह मान जीते, उसके बाद से भी जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और धीरे धीरे विभिन्न छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के वहाँ खालिस्तानी तत्व जिस तरह से सिर उठा रहे हैं, तो ये एक चिंता की बात है और इसमें राजनीति से ऊपर उठ कर के विचार होना चाहिए। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात जो है कि पंजाब की जो आर्थिक स्थिति है, वहाँ का जो किसान कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के मोर्चे पर संगठित हुआ था वो वापस लौटा। उसकी भी जो मांगे हैं वो जो आम आदमी पार्टी की सरकार अभी तक पूरी नहीं कर पा रही है। किंतु जो सबसे बड़ा प्रश्न मुफ्त बिजली का था वो धीरे धीरे ये एक राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनता जा रहा है। और आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की और कुछ दिनों पूर्व जो प्रधानमंत्री ने इशारों में इस बारे में जो बातें की, तो मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है चुनाव के दौरान बिना राज्य की या देश की आर्थिक स्थिति का आकलन किए और आश्वासनों को पूरा करने के वैकल्पिक आर्थिक संसाधन जुटाने की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत किए बिना इस तरह के जो वायदे किए जाते हैं, इनकी प्रामाणिकता का परीक्षण चुनाव के पहले चुनाव आयोग करे या सर्वोच्च न्यायालय करे, केंद्र सरकार करे, कोई भी करे, किंतु इनका प्रामाणीकरण होना चाहिए कि चुनाव जीतने के बाद कोई भी राजनीतिक दल उसने जो इस तरह के आसमानी वायदे आम जनता के साथ किए हैं वो इन्हें किस तरह पूरा कर पाएगी। पंजाब में मुफ्त बिजली को लेकर के जिस तरह से अपने आश्वासन पर आम आदमी पार्टी ने अमल किया है, यदि उसमें ये शर्तें जो हैं ये बाद में जोड़ी गई और वो चुनावी घोषणा पत्र में नहीं थी, तो फिर मैं ये कहने में संकोच नहीं करूंगा कि आम आदमी पार्टी अपनी विश्वसनीयता को कहीं ना कहीं खो रही है। और आने वाले चुनावों में गुजरात में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, कर्नाटक, इनमें भी आम आदमी पार्टी जो है एक वैकल्पिक राजनीति का जो संदेश लेकर के आ रही है, तो मुझे लगता है कि उसकी जो सच्चाई है और उसकी ईमानदारी है उस पर जनता जो है अब विश्वास नहीं करेगी। धीरे धीरे पंजाब से जो खबरें आ रही हैं तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जो वायदे किए थे वो अब उसे भारी पड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से ये सभी राजनीतिक दलों के लिए एक संदेश है जो बिना सोचे समझे, बिना आर्थिक स्थिति का आकलन किए मतदाताओं के समक्ष चुनाव जीतने के लिए जिस तरह के आश्वासन, जिस तरह के वायदे थाली में रख कर के परोस देते हैं किंतु उन्हें बाद में पूरा नहीं कर पाते,
तो उनके विरुद्ध जो एक असंतोष पनपता है, उससे हमारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं और देश में जो देश का युवा है, जो इसका देश का मजदूर है और जो देश का आम आदमी भी है देश का, वो भी कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक दलों के प्रति उसके मन में एक वितृष्णा बढ़ती चली जा रही है। तो मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों के लिए ये कि विचारणीय प्रश्न है और वे इस बारे में यदि विचार नहीं करती तो फिर आने वाले दिनों में इस तरह की प्रवृत्ति जो है ये जनता के असंतोष का बहुत बड़ा कारण बन सकती है और जिसका नुकसान राजनीतिक दलों को इस रूप में भी उठाना पड़ सकता है कि उनकी वायदा खिलाफ़ी के विरुद्ध जनता यदि सड़कों पर उतर आई तो फिर ये कहने में भय तो लगता है, किंतु इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि थोड़े से ही रूप में सही किंतु कहीं ना कहीं हमारे देश में भी श्रीलंका जैसी अराजकता जो है उसके दृश्य हमें देखने मिल सकते हैं। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे संवाद करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि मित्रों।